94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हमने इस एरिया को घटा दिया। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 41 दिन बाकी हैं और हम पहुंच चुके हैं एमसीक्यू नंबर 38 में, जहां पे अपन मॉक टेस्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जिस लेवल के, उसी लेवल्स के क्वेश्चन की तैयारी हम एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी, एग्जाम जैसी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम जैसे क्वेश्चन है, एकदम ओरिएंटेशन क्वेश्चंस का एग्जाम जैसा ही है। तो अपन का मिशन 25 में संकल्प बैच का आज है एमसीक्यू नंबर 38। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। ये क्वेश्चन है, देखो, शेडेड एरिया वाला छायादार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। दी गई आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है, 14 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत बढ़िया। E तथा F क्रमशः AB तथा DC भुजाओं के मध्य में बिंदु हैं। E तथा F मध्य में बिंदु हैं। EPF अर्धवृत्त सेमी सर्कल है एक। व्यास EF इस ना सेमी सर्कल का डायमीटर है। EF सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का डायमीटर है। LMNO ये ना LM ये M है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये M है। अब देखो LMNO एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। ये क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है? हम ना एरिया निकाल लेते हैं, किसका, ABCD का। तो ABCD का एरिया निकाल लिया, ठीक है। डेल मतलब एरिया होता है ना, ABCD का एरिया निकाल लिया। इसमें ये अर्धवृत्त माइनस कर दिया, EPF जो अर्धवृत्त दिया गया है इसको माइनस कर दिया, EPF। तो ये वाला एरिया निकल आया और ये वर्ग को माइनस कर दिया, LMNO माइनस LMNO। सिर्फ इतना करना है तो हमारा ये एरिया नहीं आ जाएगा? आप बताओ। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो ABCD का एरिया क्या होगा? ये तो 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो ये तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना, 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। A स्क्वायर होता है, आप जानते हैं, स्क्वायर माइनस EPF क्या हो जाएगा सर? EPF ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया होता है π/2, मतलब 22/7, तो पाई हो गया, बाय 2 है मतलब 1/2, π/2। R स्क्वायर, R क्या होगा इसका? ये डायमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर, तो R 7 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? तो इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस π/2 R स्क्वायर माइनस LMNO ये कैसे निकाला जाएगा? इसकी लेंथ तो दी नहीं गई। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल नहीं दी गई, लेकिन एक चीज आप निकाल सकते हो, वो ये है कि ये वाली लेंथ, ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? सर टोटल 14 है, इसमें से ये वाली लेंथ आधी, तो ये तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये लेंथ होती क्या है? ये A है, मान लो ये भुजा A है, तो ये 90 डिग्री, तो ये A√2 नहीं हो जाता? तो हम, हाँ, डायगोनल कितना हो जाता है वर्ग का? A√2, वर्ग का विकर्ण। तो A√2 की वैल्यू कितनी है? A√2 है 7 नहीं,
a√2 की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/√2 सेंटीमीटर। पर आपको LMNO का निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये 7 से 7 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 11 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा ये कितना हो जाता है, 24 दूना 48, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये। तो ये कितना आया, इसमें से ये चला गया, या दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 हासिल आई 1, 7 2 9 और 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कहाँ से कर लिया 196 से, घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर 10 वो घटा दिया तो 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। हमने कुछ नहीं किया, ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा टोटल एरिया निकाल लिया, उसमें से ना ये सेमी सर्कल माइनस और ये माइनस किया है। ये सेमी सर्कल तो इजी था क्योंकि 14 इसका आधा 7, लेकिन इसकी लेंथ निकालने के लिए हमको डायगोनल की जरूरत पड़ी जो कि 7 है, और डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, a√2 = 7। यहां से a वैल्यू निकाल ली a की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। इसमें भी नेक्स्ट पोर्शन क्वेश्चन शेडेड पोर्शन का रखा है हमने। दी गई आकृति में ABCD तथा BEFG 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हैं। ABCD and EFGB are 2 square with sides 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहां से यहां 8 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है सर, पूरा 8 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली तो 6 सेंटीमीटर नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये 6 सेंटीमीटर है और ये टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो ये बात बताओ हमको, ये 6 तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा ये वाला, क्यों, टोटल तो 8 है। तो अब देखो इसका शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ABCD का एरिया निकाल लेते हैं, माइनस BEFG को घटा देंगे, और क्या घटाएंगे, और ये ट्रायंगल का एरिया ये वाला भी तो घटाना है ना। टोटल में ये टोटल है, मान लो ये टोटल एरिया है वर्ग का, इस वर्ग के एरिया में आपको क्या घटाना है भाई, सर हमको घटाना है ये वाला एरिया। ये एरिया यदि हमने घटा दिया, ये वाला देखो ये वाला घटा दिया, और साथ में क्या घटा दिया सर, यदि हमने ना ये वाला एरिया घटा दिया, ये वाला एरिया घटा दिया ना, ये ट्रायंगल दिख नहीं रहा, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है, इस एरिया को घटा दिया, और क्या घटा दिया सर, यदि हमने इस एरिया को घटा दिया तो देखो ये वाला आपका एरिया नहीं निकल आया। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये लिया,
उसके बाद इसको घटा दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल को घटाना है, इन दोनों को घटाना है, तो चलो देखते हैं क्या एरिया होगा इनका। ये वाला घटाएंगे माइनस AED और क्या घटाएंगे DCG माइनस DCG। ये ट्रायंगल एंगल नहीं लिख रहे, ये चतुर्भुज है, ये वर्ग है, क्या है ये, दोनों ट्रायंगल हैं। चलो इसका ABCD का क्या हो जाएगा सर, 8 है 8 अट्ठे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। माइनस BEFG ये 6 है, ये भी 6 है ना, तो 6 छंग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। AED ये है, ये तो 90 डिग्री होता है ना, ये 2 सेंटीमीटर, पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर। कितना एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मतलब 2 गुणित 8, 8 दूनी 16 का आधा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। माइनस इसको करेंगे ना तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर है, क्यों, टोटल 8 था, इसमें से ये 6 हो गया तो ये 2 बचा, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर गुणित 2, 8 दूनी 16 बटे 2 कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये भी आ गया। टोटल कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 6 दूनी 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 घटा दिया 8 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो भाई देखो, हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया है ना, उसका एक कंसेप्ट याद करो, फिर इस क्वेश्चन पे अपन आते हैं। दो लाइंस यदि पैरेलल हैं, दो लाइंस यदि पैरेलल हैं और उनके बीच में ऐसा जिगजैग करके बहुत सारी लाइंस हैं, ऐसी, तो ये क्या होता है, ये यदि A है, B C D E F G ऐसा है, तो ये क्या होता है इसका रिलेशन, जो इस तरफ कोण बन रहे हैं ना शीर्ष, इस तरफ के शीर्ष, उनका सम, उनका योग, ऐसे जो वर्टेक्स बन रहे हैं उनका योग, जैसे A प्लस C प्लस E प्लस G इज इक्वल टू क्या होता है, इस तरफ के जो वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, उस पर बने एंगल्स का सम, B प्लस D प्लस F। ये तो बताया है ना आपको लाइंस एंड एंगल्स में, ये कब होता है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये वाली लाइन पैरेलल है। तो सेम उसी तरीके से, इसी कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ये दोनों तो क्या है, पैरेलल हैं, उसके बीच में ऐसी जिगजैग लाइन है, तो इस तरफ का शीर्ष ये वाला देखो, ये दोनों तो पूरा एक है ना, तो ये वाला पूरा एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल 180 होता है, उसमें से 127 चला गया ना, तो बचा कितना, 53 डिग्री नहीं बच गया। तो इस तरफ के शीर्ष का योग करते हैं, सम करते हैं, तो कितना आएगा 53 डिग्री, प्लस करेंगे आप, ये तो इस तरफ हो गया ना, ये इस तरफ है, कितना 90 और 90, ऐसा कर लो, आप डरना नहीं कि सर ऐसा एंगल होता था, ये तो ऐसा दिख रहा है, टोटल कर लो ना, 90 और 90 कितना हो गया, 180 प्लस 180 डिग्री। देखो इस तरफ का कर रहे हैं तो ये निकला, और ये देखो ये x भी नहीं हो जाएगा, x, ऐसे एंगल जिनका मुख इस तरफ है, इस तरफ, तो ये 53 हो गया, ये वाला हो गया, x भी तो ऐसा है ना, तो प्लस x कर लिया, इज इक्वल टू, अब इस तरफ मुंह जो खुला हुआ है उसको देखते हैं,
तो ये वाला देखो, ये भी 90 प्लस 90 180 नहीं हो जाएगा। और ये इस तरफ ये वाला देखो, ये 90 डिग्री। हमको ये बताओ 180 से 180 चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। आंसर कितना आया? 5 3 8 37 डिग्री इसका राइट आंसर है भाई। अब देखो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना था, और आप बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को देख के थोड़ा घबरा गए होंगे, पर बहुत ही इजी है। लाइंस एंड एंगल्स का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचा जो हमने आपको ना कराया हो। 4 पार्ट में लाइंस एंड एंगल्स ना हमने आपको इसी एमसीक्यू के वीडियो में पढ़ाया है, उसको एक बार जरूर देख लेंगे चारों पार्ट। चलो देखो, एक घनाभ की 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफलों का वर्ग इतना 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 है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। देखो ध्यान से, जब भी क्यूबॉइड का ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना एडजेसेंट सरफेस वाला, तो याद रखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट सरफेस से आसन्न फलकों से, यदि एक फलक का क्षेत्रफल x है, दूसरे का y है, तीसरे का z है, तो इन तीनों का गुणा करके क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। ये उसका आयतन निकल आता है। तो कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर रूट करेंगे, है ना? तो इसको क्या अंडर रूट ना गुणा करके मत किया करो, इसको फैक्टर कर लो, इसका गुणनखंड कर लो। तो 16 दूना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हो? 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 12 चौक कितना लिख सकते हो? 12 चौक 48। और क्या लिख सकते हो? 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। 12 को क्या लिख सकते हो? 12 चौक 48 को 4 गुणित 3 गुणित 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 12 चौक 48। ठीक है, चलो देखो ये 16 और 16 कहीं पे है क्या? 16 दूना 32, 16 तिया 48, ऐसा कर लेते हैं। 16 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब देखो 16 दूना 32, 6 चौक 24 और 16 तिया 16 दूना 32, 16 तिया 48। अब पेयर बना लो, 16 16 पेयर बन गए, पे स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे तो 16 सेंटीमीटर इंटू 2 3 दूना 6 और ये 6 का ग्रुप पेयर बन गया तो 6 बाहर आ गया सेंटीमीटर इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट सेंटीमीटर। 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 96 दूना 192 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर 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 क्यूब, ये क्या है? आपका वॉल्यूम है, इसका आयतन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम प्यार से समझना, ध्यान से देखते जाइएगा, पहले पढ़िए इसको। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। A circle is inscribed inside an equilateral triangle। तो ये क्या है? ये दिख नहीं रहा, समबाहु त्रिभुज। चलो हम मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसके अंदर एक क्या बनाया गया है? वृत्त बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है।
इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है एंड अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल। तो इसके अंदर क्या बनाया गया है? एक वर्ग बनाया गया है भाई। देखो ऐसा कुछ होगा, ये वर्ग ऐसे बनाया गया है। आप कहेंगे ठीक बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, उक्त त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ABC और ये त्रिभुज और ये वर्ग का अनुपात कितना होगा ये निकालना है। हम क्या जानते हैं? त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसकी एक भुजा ए तीनों भुजा ए हो गई। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4a²। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, एक निकल गया। हमको क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब देखना ध्यान से। सर ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। मानते हैं x है, ये भुजा निकालनी पड़ेगी। ये भुजा निकालने के लिए ये भुजा x है, ये भी x है। तो सर ये ना जो ये होगा ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल है, इसका डायगोनल है। और ये डायगोनल है कितना? सर ये भुजा x है, ये भुजा x है, तो ये डायगोनल तो x√2 हो जाएगा। और ये डायगोनल तो है और ये रेडियस का डबल है। ये देखो यहां से यहां रेडियस, यहां से यहां रेडियस। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? किसके अंतःवृत्त की त्रिज्या? सर अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है। किसके अंतःवृत्त की? समबाहु त्रिभुज की। अब जिनको नहीं पता वो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। कैसा? देखो त्रिज्या का फॉर्मूला है del/s। डेल क्या है? एरिया। √3a बाय क्या है ये? 4। s क्या है? अर्ध परिमाप, a² है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब 3a/2। इसको डिवाइड करोगे तो 2 3a इधर, a से a कैंसल, 2 दूना। ये क्या आया? देखो √3a/6, या फिर यहाँ पे √3 का गुणा कर लिया, √3 का गुणा करो, √3 3 दूना, तो कितना आ गया? a/2√3। ये हमने डायरेक्ट आपको बता नहीं दिया। तो चलो अब ये r आ गया a/2√3। a/2√3 r है, तो 2r क्या हो जाएगा? 2r क्यों? क्योंकि यहां से यहां 2r है। 2r क्या हो जाएगा? इंटू 2 कर लो सर, ये 2r हो गया। और ये वैल्यू कितनी है? x√2 है। आप कहेंगे बिल्कुल ये x√2 है ना डायगोनल, और डायगोनल निकाला कितना? इतना निकाल लिया, 2 से 2 कैंसल हो गया। अब देखो x√2 = a/√3, x = a/3 दूना 6 √6। हमको क्या निकालना है? दोनों का अनुपात। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर है, ये इसका एरिया है, किसका? त्रिभुज का। और वर्ग का एरिया, वर्ग की भुजा x है, तो वर्ग का स्क्वायर। x² x की वैल्यू इतनी है, √3/4a² अनुपात
इसका स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल हो गया। 2 दूना 2 तिया 3 इधर गया 3√3 अनुपात 2 इधर आया 2 3√3:2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखो ये सब आपको नहीं करना था, आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना समबाहु त्रिभुज में जो r है स्मॉल r इन रेडियस वो कितना होता है a/2√3। ये इसका रिलेशन है। अच्छा सुनो, ये तो इन रेडियस हो गया कैपिटल R। सरकम रेडियस क्या होता है? देखो एक चीज बता रहे हैं, सरकम रेडियस और इसका ये क्या हो जाएगा a/√3। ये कितना हो जाता है a/√3। तो आप ऐसा नहीं कह सकते r = 2r, कैपिटल R = 2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सरकम रेडियस होता है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या की डबल होती है। कौन से त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यहां पे आपको एक रिलेशन और बता दिया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे। ये देखो इसी का तो डबल है ना, ये क्या हो जाएगा a/√3 = 2 इधर गया 2r, और a√3 तो इसका होता है, तो a√3 की जगह 2r रख दिया, तो r = 2r। चलो अब ये सब की जरूरत थी नहीं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, याद रखेंगे ये रिलेशन। चलिए नेक्स्ट। हाँ, 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या है? 2 वर्षों में इतनी हो गई, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल गया 252। 252 कितने वर्षों में? 2 साल में। R% क्या जानते हैं आप? R% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? 1 साल का SI बटे P × 100%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। साधारण ब्याज का चैप्टर हमने अच्छे से कराया हुआ है आपको। चलो एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन समझ लिया ना आपने, तो बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो आंसर। 2100 रुपए है प्रिंसिपल, 2 साल में कितनी हो गई अमाउंट, होके कितना हो गया मिश्र धन 2352। तो यदि ब्याज की दर 1% घट जाए तो नया ब्याज क्या होगा? तो पहले ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, उसको 1% घटाना पड़ेगा, फिर इस मूलधन पर नया ब्याज निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ब्याज कितना लग रहा है 252 रुपए। कितने रुपए? 252। आप क्या जानते हो? साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना है 252, P कितना है 2100, R तो निकालना है इंटू 2 साल में इंटू 100। ये कितना आया 21 एकम 21, 4 बचा 21 दूना 42, 2 छंग। R की वैल्यू 6% नहीं आ गई, R की वैल्यू 6% आ गई। तो 1% घटा दो कहता है, 1% घटा दिया तो नया R क्या आ गया? नया R रेट ऑफ इंटरेस्ट, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % आ गया? ये आ गया 5%। अब 5% की दर से 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? 2100 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 005 दूना 10
210 रुपये। ये क्या है आपका राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत कीजिए आप साधारण ब्याज से। चलिए, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे, 1 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का इतना, तो 1 साल का कितना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, किस पे 2100 पे इंटू 100%, 00 से 2 21 छंग कितना होता है 126। आर की वैल्यू 6 तो 1 घटा दिया 5 हो गया। 1 साल में 5 तो 2 साल में 10%, 5 दूना 10%, किसका 2100 का 10% कितना आया 210। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, एवरेज आ गया। 7 संख्याओं का औसत 18 है, नंबर कितने हैं 7, एवरेज कितना है 18, तो सम कितना हो जाता है, योग हमने बताया है ना, सम क्या होता है, इन दोनों का गुणा कर दिया तो सम कितना आ गया 18 सत्ते 126। चलो, उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो 17 घटा देते हैं और 31 जोड़ देते हैं, तो 17 घटाया तो कितना आया ये बताओ। तो सर ये 17 घटाया तो 16 में 7 गया 9, 1 में 1 गया 0, ये इतना 31 जोड़ दिया तो कितना आया 140। तो औसत कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का औसत, औसत होता है योग बटे संख्या, 7 दूनी 14, आंसर कितना आ गया 20 आ गया। चलो दूसरे तरीके से देखें तो ये देख सकते हो 17 थी संख्या, कितनी एक्स्ट्रा आ गई 31 आई, कितनी एक्स्ट्रा आई, एक्स्ट्रा कितनी आ गई सर, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 14, 31 और 17 का डिफरेंस 13 और 1 14, 14 एक्स्ट्रा आई है 31 के आने के कारण, 17 तो पहले थी 31 आ गई, कितनी एक्स्ट्रा आ गई 14। उस 14 को कितनों में बांटना है, संख्याएं 7 थी, टोटल 14 आई, 7 में बांटना है, 2 2 और बांटना पड़ेगा, पहले कितना था एवरेज 18 था, 2 बढ़ गया, कितना हुआ 20 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औसत स्पीड का, औसत गति का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेटर मेथड नहीं हो सकता। आप देखेंगे फॉर्मूला दिया गया है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दूरी समान हो, दूरी असमान हो तो और खतरनाक दिया गया होता है। इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखो क्या करना है आपको, स्पीड लिखो, डिस्टेंस लिखो, टाइम लिखो, SDT, STD नहीं, SDT। स्पीड कितनी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस कितना है 210। हमको ये बताओ टाइम क्या आता है, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दोनों को डिवाइड कर दो, 210 बटे 60, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 बचा दशमलव, 30 हो गया, 6 पंचे 30, 3.5 घंटे आया अभी। दूसरा क्या है, अगले 198 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है 198 किलोमीटर, डिस्टेंस को किससे कवर कर रहा है 66 किलोमीटर, इसको डिवाइड किया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना डिस्टेंस को इस स्पीड से करेगा, 66 से डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, तो 3 आया। हम क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना डिस्टेंस 8 9 408, 408 बटे टाइम, टाइम कितना आ गया 3.5 और 3 6.5, 6.5 को
बदल लिया, पॉइंट ऊपर चला गया। 10 किससे कटेगा? 13 पंचे 65, 5 दूना 10, कितना आया? 8 दूनी 16, 4 दूना 8 बटे 13, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 78 3 बचा, 36 हो गया। 13 दूना 26, 10 बचा। अच्छा 62 कहीं दिखता है? 62 एक में ही दिखता है। वैसे 10 बचा, 100 हो गया, दशमलव लगाया तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, लगभग 62.8 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको बनाना है ऐसे क्वेश्चन। अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस पे एक अलग डेडिकेटेड हम वीडियो लेकर आएंगे, जहां पे इस और एवरेज स्पीड का सारा कंसेप्ट यहां पे अपन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3100 रुपए की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर, यह भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 8%, दोनों 8 दे दिया? नहीं, एक 8%, दूसरा 6 है। इसको ना थोड़ा सा सुधार कर लें इस पे। दूसरी क्या दी गई है? एक 8% तथा अन्य कितना है? 6% की दर से। यदि कुल ब्याज इतने रुपए हैं तो 8% की दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। सबसे बेटर मेथड होता है परसेंट ब्रेकअप से बना सकते हो, परसेंट ब्रेकअप से बनाते हैं। कितना दिया है? 3100 रुपए थे, ये परसेंट में पढ़ाया है हमने। 8% और 6%, 8% और 6%। ब्याज एक साल में कितना मिल गया? टाइम नहीं दिया ना तो एक ही साल लेंगे। कितना ब्याज मिल रहा है? 212 रुपए। देखो इसको 6% प्लस 2% नहीं कर सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, 6% ये है ना, तो इसको भी 6% में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। कितना? छोटा वाले में ये 6 है तो इसको भी 6, तो 3100 का 6% तो हुआ ही है। 3100 का 6% कितना आया? 6 कम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना? 14 और 12, 4 5 6 और 2, कितना बचा? 21%। किसका बच गया? ये 6% और 6% कैलकुलेट कर लिया, इसका 2% बाकी है। 2% की वैल्यू कितनी आ गई? 26। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 13। तो इसका ये वाले भाग का 100% कितना आएगा? 1300। क्या पूछा है? 1300 ये आ गया 3100 में से। क्या पूछा है? 8% पर दी गई राशि कितने रुपए होगी? 1300। यदि वो कहता कि 6% पर दी गई राशि ध्यान निकालिए, तो ये वाली धनराशि तो कितनी आ गई? 1300। ये कितनी बच जाती? तो ये 1800 बच जाती, क्योंकि टोटल कितना है? 3100 में 1300 घटाया, कितना आ गया? 1800 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, जिनमें से प्रत्येक बिचौलिए जो हैं क्या है? जो प्रत्येक मिडलमैन है वो कितने % का प्रॉफिट लेते हैं? 20% का। यदि व्यक्ति ने भूखंड को इतने रुपए में खरीदा तो भूखंड का वास्तविक मूल्य, तो भूखंड का वास्तविक मूल्य मान लो X है। जो पहला बिचौलिया था 20% कमाया, तो 120% नहीं कमा गया। 20% कमाया मतलब 100 में 20 ज़्यादा बेचा, 100 में 20, हर 100 में 20 को ज़्यादा बेचा तो 120। फिर दूसरा जो बिचौलिया था वो कहाँ रुकने वाला था? उसने भी 20% का एक लाभ कमा लिया, तो 100 से 120।
तीसरे बिचौलिए ने भी 20% का लाभ कमाया। जब दोनों कमा रहे हैं तो तीसरे ने भी 20% का लाभ, तो 100 से 120 में बेचा। टोटल कितने में बेचा गया भूखंड? 3,45,000। 3,45,600 भी है। अब देखो तो x की वैल्यू निकालनी है। ये 00 से 00, ये 10 से ये 10 कैंसल, ये 00 से 00, ये 10 से 10। चलो ठीक है सर। 12 से तो कटाना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहीं पे देख लो, 345,600, ये 00 और 10, टोटल 2 0 थे, 3 0 और चले गए, टोटल 5 0। 12 गुणित 12 गुणित 12, 12 से कटाते हैं, 12 दूना 24, 10 बचा 105, 12 अट्ठे 96, 96, 5 4 9, 12 अट्ठे 96, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 दूना 24। जीरो कितने थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। भूखंड कितने रुपए का था? 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए की जमीन थी। अब वो कितने की हो गई? 20% करके 3,45,600 रुपए की जमीन बिकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक बेलन और एक शंकु के आयतन का अनुपात 3:1 है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन इज 3:1। जब रेशियो सेम है आयतन का, तो हम देखते हैं आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। आर को हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर और एच, और 1/3 हो जाता है, लेकिन कोण का 1/3 नहीं होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। चलो ठीक है। उनके व्यास ज्ञात करें और उनकी तुलना करें जबकि उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं। ऊंचाइयां बराबर हैं कह रहा है ना, ऊंचाइयां बराबर हैं, मतलब ये h है, ये तो ये भी h होगा। व्यास का ज्ञात करना है, व्यास दोनों का, मतलब 2r और 2r निकालना है, दोनों का व्यास। चलो तो हम देखते हैं दोनों कितना है, 3/1। ये तो 1 से h से h नहीं कट जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा सर, पाई से पाई कट जाएगा, तो r स्क्वायर बाय r स्क्वायर ये दिया गया है। व्यास ज्ञात करें, उनकी तुलना करें जबकि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 3 अच्छा ये 3 ऊपर चला जाएगा, देखो 1/3 है ना, ये तो 3 है, ये इस तरफ ट्रांसफर होगा तो इंटू 1/3 अपॉन 1, ये 3 से 3 कैंसल, तो r/r कितना आया? 1:1। रेडियस का रेशियो बराबर है दोनों के, तो डायमीटर भी बराबर होंगे, तो 2r बराबर, मतलब रेडियस बराबर होगा r बराबर कैपिटल R, क्योंकि ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। रेडियस बराबर हैं दोनों के, तो व्यास भी बराबर होंगे, दोनों के व्यास बराबर होंगे। बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, हमने कुछ भी नहीं किया, जो जो देता गया है ना वही वही सॉल्व करते गए हैं एक एक लाइन को पढ़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, पढ़िए। PQR एक त्रिभुज है जिसमें PR बराबर QR है, ये दोनों बराबर हैं।
साइड पी आर इज एक्सटेंडेड टू एस, साइड पी आर, भुजा पी आर को एस तक बढ़ाया गया, इन सच ए वे दैट क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, पी आर को इतना बढ़ाया गया कि क्यू आर जो है वो आर एस के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। इफ एंगल पी क्यू पी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल कोण क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री है, तो क्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस आर, क्यू एस आर इस कोण का मान निकालना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में हो गया। चलो देखो वो कोण कैसे निकाल सकते हो आप ये कहेंगे सर ये दोनों ना साइड बराबर हैं, जो दो साइड बराबर होते हैं उनके सामने वाले एंगल बराबर नहीं होते, हमने कई बार बताया है आपको। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा सर, 40 डिग्री, दोनों 40 डिग्री हो गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो गया, बाह्य कोण। बाह्य कोण का कंसेप्ट बहुत यूज होता है। तो ये कितना हो जाएगा बाह्य कोण, इन दोनों का सम ये तो 40 है, 40 40 80, सर ये 80 डिग्री हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों का सम नहीं है, इन दोनों का सम ये हो जाएगा बाह्य कोण 80 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ये वाला साइड और ये साइड बराबर हैं, तो इनके सामने वाले कोण बराबर, सामने कोण बराबर भुजा के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। टोटल बचा कितना है, आप कहेंगे सर 80 डिग्री तो ये हो गया, 80 डिग्री ये हो गया, त्रिभुज में टोटल 180, तो इन दोनों के लिए बचा है 100, तभी तो 100 और 80 180, दोनों के लिए मिला के 100 बचा है और दोनों बराबर हैं, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा सर, ये भी 50 डिग्री। आंसर कितना आ गया 50 डिग्री आपका राइट आंसर है। बस इतने में सॉल्व हो गया। देखो लाइन्स एंड एंगल्स वाले क्वेश्चन, ये ट्रायंगल के एंगल निकालने वाले क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। सिर्फ क्या है आपको कंसेप्ट आना चाहिए और उसको अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। क्या कहता है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। मानते हैं 4 संख्या कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 4 संख्या हैं। तो जो पहली 3 है ना, इनका औसत ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत एवरेज, चौथी संख्या इसका 2 गुना है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आया, आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी आ गया 3 दूना 6D। बहुत बढ़िया। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, इन सभी का औसत, 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड, कितना है चारों का औसत 12 हो। ठीक है 12, तो इनका योग क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 12 चौक 48। अब देखो इन तीनों का योग 48, चारों का योग, और इन तीनों का 6D, मतलब क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6D है, तो यहाँ पे रख देते हैं 6D प्लस D इज इक्वल टू 48, 6D और एक D 7D इज इक्वल टू 48, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 48/7। क्या पूछा है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। चौथी संख्या D ही थी,
कितना है 48/7। ऑप्शन नंबर बी इसका ना राइट आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बेलन के अंदर अंतःस्पर्शी एक अर्धगोला स्थित है। देखो पहले अर्धगोला बना लेते हैं। मान लो ये अर्धगोला है सर, पर अर्धगोला दिख नहीं रहा तो दिखाते हैं आपको। ये लो, ये अर्धगोला है। ये लो, ये अर्धगोला है। ये अर्धगोला कैसा स्थित है? बेलन के अंदर है। बेलन के अंदर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है सर कि ऐसा ही एक और होगा और वो बेलन होगा। बेलन के अंदर है और उसके अंदर एक शंकु स्थित है कि इसका शीर्ष बेलन के केंद्र पर है। चलो देखो ध्यान से, ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया और इसके अंदर क्या स्थित है? कोण स्थित है। कोण, ये कोण है, ये कोण है। अब कहता है कि ये जो कोण है, एक बेलन के अंदर अंतःस्पर्शी अर्धगोला, बेलन के अंदर अर्धगोला, इस अर्धगोले के अंदर अंतःस्पर्शी शंकु, इसके अर्धगोले के अंदर शंकु ऐसा है कि इसका शीर्ष बेलन के सिरे के केंद्र पर है। जो शंकु का शीर्ष है ना, ये बेलन के एक सिरे के केंद्र पर है, तो ये बेलन है। इसका सिरा, सिरा मतलब एक सरफेस, इसके केंद्र पर ये ऐसा है। तो आप कहेंगे हाँ इसके केंद्र पर है, उसके अंदर क्या है? हेमिस्फेयर है, अर्धगोला, और उसके अंदर क्या है? कोण है, और कोण का शीर्ष बेलन के सेंटर में है, सिरे के केंद्र पर है। और दूसरे के सिरे पर, बेलन के दूसरे सिरे पर क्या है? इसका आधार, मतलब कोण का आधार स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब बेलन, अर्धगोला और शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। चलो देखो, हमको पता है ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ देखना, ये लेंथ देखना, एकदम प्यार से देखते जाना। आपको ये नहीं समझ में आया कि ये तो सर रेडियस होता है, ये रेडियस होती है सर, और ये भी रेडियस है। किसका रेडियस है सर? ये अर्धगोले का। अर्धगोले का रेडियस यहां से, सेंटर से लेके यहां तक रेडियस है। ये रेडियस, ये रेडियस और ये भी रेडियस, मतलब R इजिक्वल टू क्या है? H है। आप कहेंगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कहता है बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन, इन तीनों को निकाल के इनका क्या लो? रेशियो लो, ये कह रहा है। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है? पाई R स्क्वायर H, ये वॉल्यूम है। हेमिस्फीयर क्या हो जाता है?
2/3 पाई आर क्यूब। कोण क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हैं एच की जगह क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि आर और एच सेम है, तो एच की जगह आर लिख दिया, इस एच की जगह भी आर लिख दिया। पाई आर क्यूब नहीं हो गया, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, सब में कॉमन निकल आया। ये देखो ये कितना आ गया, 1:2:3:1/3। ये 3 को कैंसल करना है तो 3 का गुणा कर दिया, 3 का गुणा सब में, 3 का गुणा सब में, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 3 एकम 3:2:1, 3:2:1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था और इसको सिर्फ समझना था कि सबकी हाइट समान होगी। ये क्वेश्चन बनाना नहीं होता एग्जाम में, ये चित्र नहीं बनाना होता। डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करके आपको सॉल्यूशन 1-2 लाइन में करना होता है। हमने डायग्राम क्यों बनाया, ताकि आपको समझ में आए क्या कि रेडियस और हाइट सभी की बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यह क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और उनके महत्तम समापवर्त इतने हैं। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, आप क्या जानते हो, आप सभी जानते हो कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। एक संख्या 231 है, इनटू दूसरी संख्या निकालनी है एलसीएम 3003 इंटू 21। सर डिवाइड कर लिया, किससे जाएगा, 11 से तो जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 तिया 11 दूना 22 ना, 8 80, 11 सत्ते 77, 3 11 तिया 33, 21 से 21 कट गया, दूसरी संख्या क्या आ गई 273। 273 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन किस में आया है, 2016 के पटवारी में। देखिए हाँ हमको पता है, आप कहेंगे सर आपने एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ाया और उसके क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, तो कुछ प्लानिंग चल रही है कि क्या क्या हम आपको और करवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपके लिए 15 अगस्त को जो हमारा आपके लिए और आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए अगले एक महीने, क्योंकि 15 सितंबर को ही क्या है आपका एग्जाम है, तो एक महीने में प्लानिंग क्या होगी, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उस प्लानिंग में हम शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रिपरेशन चल रही है, प्लानिंग। और वो प्लान हम आपके सामने लेकर आएंगे 15 अगस्त को। तो थोड़ा सा वेट और करें, सारे के सारे चैप्टर जो भी हैं वो होंगे, और प्लस जो आपको एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी। तो चलिए 15 अगस्त का वीडियो बिल्कुल नहीं देखना भूलिएगा, आपको उस दिन बहुत सारा सरप्राइज मिलेगा। चलिए वापस लौटते हैं आज के सेशन में, और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो कमरे की सतह पर कम से कम वर्गाकार टाइल्स लगाई जानी है, तो टाइलों की संख्या क्या होगी। ये भी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड टॉपिक है। आप देखो ये आयताकार कमरा है, इसके बारे में हमने एक एमसीक्यू में और कहीं बताया है। इसमें टाइल्स लगानी है ना, टाइल्स क्या है, वर्गाकार है, वर्गाकार। तो ये टाइल्स क्या होंगी, कम से कम संख्या में टाइल्स कम से कम होंगी। अब कम से कम बच्चा देखता है ना, जिनको कंसेप्ट का आइडिया नहीं है, छोटा से छोटा कम से कम बचपन में पढ़ाया गया होता है, डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं और क्वेश्चन गलत।
वर्ड पे फोकस नहीं करना, कंसेप्ट पे करना है। टाइलों की संख्या कम से कम होगी, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि वर्गाकार टाइल है तो पूरी की पूरी एक ही टाइल्स में पूरा कमरा भर दें। बहुत बड़ी टाइल्स लाएं, जितना बड़ा कमरा है, और उसको एक टाइल्स ही लगा दें। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? इतनी बड़ी टाइल्स नहीं आएगी। दूसरी बात, वर्गाकार टाइल लगानी है ना, और ये तो आयत के आकार का कमरा है, तो एक टाइल्स में तो होगा नहीं। चलो, हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा करें, एक वर्गाकार कर लें, लेकिन ये दूसरा वर्गाकार नहीं बना, तो ऐसा कर सकते हैं क्या सर? एक वर्गाकार, दूसरा वर्गाकार, दोनों सेम साइज के, लेकिन यहां पे नहीं बना। तो टाइलों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। कम से कम होने के लिए उसका साइज बड़ा होना चाहिए। सबसे कम साइज एक थी, सबसे कम संख्या, एक टाइल्स लगा सकते थे, लेकिन एक टाइल्स तो लगने से रही क्योंकि आयताकार है। दो टाइल्स लगा सकते थे सर, लेकिन दो टाइल्स सेम नहीं हो रही ना, एक वर्गाकार दूसरी वर्गाकार नहीं हो रही। कम से कम दो टाइल्स नहीं हो रही तो छोटी होती जाएगी, तो संख्या बढ़ते नहीं जा रही। तो कम से कम बोलता है ना, तो जो टाइल्स लगा रहे हो उसका क्षेत्रफल बड़ा से बड़ा होता है। कम से कम संख्या, बहुत सारी टाइल्स लगाना था, मान लो बहुत सारी संख्या में वर्गाकार टाइल्स, तो बहुत सारी लगाते तो ऐसी छोटी 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 लगा देते, बहुत सारी छोटी छोटी, एकदम और छोटा छोटा, वो बहुत सारी हो जाती। बहुत सारी होती तो वो छोटी छोटी टाइल्स होती, मतलब एक टाइल्स बहुत छोटी हो गई तो कम से कम एरिया होता। लेकिन आपको क्या लगाना है? कम से कम संख्या, संख्या कम से कम, तो टाइल्स का एरिया बड़ा से बड़ा होगा। बड़ा से बड़ा होगा तो क्या निकालते हो? बड़ा से बड़ा में HCF निकालते हैं सर, HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे, हम देखते हैं कि एरिया कितना है, तो 135 मीटर और 105 मीटर का एरिया है फ्लोर का। उसका HCF बोला है, HCF निकाल लो, कितना आएगा? 135 और 105 का HCF आ गया 15। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निया 135, HCF 15 आ गया। मतलब क्या है? HCF 15 आया, इसका मतलब ये है ये जो टाइल्स लगने वाली है ना, इसका साइज कितना है? 15 मीटर और 15 मीटर। कितना साइज है? 15 मीटर का। क्यों? क्योंकि इसका HCF निकाला 135 मीटर, 105 मीटर, तो HCF निकाला कितना आया? 15 मीटर। तो टाइल्स जो है, एक टाइल लगने वाली है, उसका साइज है 15 मीटर और 15 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया सर 15 मीटर इंटू 15 मीटर, ये एरिया हो गया। इससे डिवाइड कर लेते हैं तो नंबर निकल आएगा 15 मीटर इंटू 15 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल, मीटर से मीटर कैंसल। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निया 9 सत्ते 63। आंसर कितना? 63। अब ध्यान दो, 15 निकाला है ना, 15 भी दिया है, लेकिन 15 को गलती से मार्क नहीं करना। और सुनिए, जब भी ऐसा टाइल्स वाला क्वेश्चन आए ना, क्या करना है? नंबर निकालना है ना, टाइलों की संख्या, तो क्या करना है? डायरेक्ट सुनो, एरिया निकालो फ्लोर का, एरिया ऑफ फ्लोर जहां लगाना है, इनटू HCF, इनटू HCF, या फिर HCF का स्क्वायर करना है। बस ये आपको n की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 135 गुणित 105। और HCF, किसका HCF? यही फ्लोर में जो डायमेंशन दिया है 135 और 105 का। और HCF आया उस HCF के स्क्वायर से, HCF के स्क्वायर से डिवाइड कर दो,
जो आंसर आया वो नंबर ऑफ टाइल्स हैं। बस हमने एक यहाँ पे इसमें कंसेप्ट में आपको सिखा दिया, हमेशा ये याद रखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आज का ये रहा, तीन संख्याओं का अनुपात इतना 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 है, यदि उनको वर्गों का योगफल इतना है। तीन संख्याएं हैं 2:3:4 के अनुपात में, तो संख्या क्या हो जाएगी 2x 3x और 4x। इनका वर्ग क्या होंगे, इसके वर्ग हो जाएंगे 4x स्क्वायर, 3 तिया 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर। वर्गों का योग सम कितना है 1856 दिया है ना, कितना है 16 4 20 और 9 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1856। 29 से डिवाइड करेंगे, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 174 6 तिया 18 और 174 74 11 29, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, तो 29 चौक 116। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू 8 है तो क्या कहता है संख्याएं क्या होंगी, संख्या क्या क्या हो जाएगी भाई, तो आपने निकाला है ना 2x, तो x की वैल्यू 8, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 16 24 32 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा गया है, हो सकता है यदि एग्जामिनर थोड़े चिल मूड में हो और आपको परेशान करना चाह रहा हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो दे सकता है। क्या है 70,200 रुपए को ABC में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, A को BC का योग का 4/5 मिलता है, A को कितना मिल रहा है B और C के योग का 4/5 और B को कितना मिलता है B को AC की राशि का 2/11, A प्लस C की राशि का 2/11। ये बताओ, आप ऐसा नहीं कह सकते B प्लस C इधर आ जाएगा तो A बाय B प्लस C इज इक्वल टू 2/11 नहीं कह सकते, सॉरी B प्लस C इधर आया, B प्लस C इधर आ गया तो 4/5। ये बताओ, तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिखते हैं इसको डायरेक्ट ताकि हमारे पास स्पेस रहे। क्या A बाय B प्लस C इज इक्वल टू 4/5 और क्या आ गया, ये A प्लस C नीचे नहीं आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा B बाय A प्लस C इज इक्वल टू 2/11। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, एकदम आपसे एग्री कर रहे हैं हम, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमको ये बताओ, यहाँ A B C तीनों का योग कितना आएगा, तीनों को जोड़ोगे A प्लस B प्लस C, 5 4 9 आ रहा है, यहाँ कितना आएगा तीनों का योग A प्लस C है प्लस B, मतलब A प्लस B प्लस C तीनों का योग 11 2 13। अरे ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, वही A प्लस B प्लस C तो हैं, वही तो हैं, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। बराबर करने के लिए ये 9 है ना दोनों का योग, इस 9 का गुणा यहाँ कर लो, इस 13 का गुणा यहाँ कर लो, ऊपर नीचे दोनों जगह करना ताकि 13 से 13 कैंसिल हो जाए, फिर 4/5 आ जाए। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया, ये हमने बराबर कर लिया। अब बताओ अब कितना आता है। सर
अब इसकी वैल्यू आ गई 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52 और 13 पंचे 65। A/B+C और ये कितना आ गया भाई? B/A+C इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 11 निया 99। अब एक बार चेक करो तो A+B+C सेम आ रहा है क्या? A+B+C इज इक्वल टू 5 2 7 6 5 11 117। इधर कितना आ रहा है? 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल आई 1 9 और 1 10 और 1 11। बिल्कुल सर, A+B+C दोनों जगह कितना आ गया? 117 और 117। बात क्लियर हो गई, ये दोनों सेम है तो नंबर भी सेम होने चाहिए, सेम आ गया। चलो सेम कर लिया क्योंकि सेम उसी से किया था, 9 का गुणा इधर 13 का गुणा इधर किया था। A की वैल्यू क्या है हमको ये बताइए आप कहेंगे A की वैल्यू 52, B और C की वैल्यू क्या है? 65। यहाँ पे B की वैल्यू क्या पता चलती है? 18। A की वैल्यू तो 52 पता चल गई, B की वैल्यू 18 पता चल गई। B+C कितना है? 65। B+C है 65। B की वैल्यू 18 तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 65 घटा दिया, 45 2 47, C की वैल्यू कितनी आ गई? 47 आ गई। सिंपल सी बात है सर, थोड़ा सा मैथ्स करना था बस। तो ये कितना अनुपात आया तीनों का? तीनों का अनुपात 52:18:47 आ गया सर। और टोटल यूनिट में कितना है? टोटल 70,200 है। यूनिट में कितना है? 729। टोटल मिलाया तो कितना आया? टोटल मिलाया था तो 117 नहीं आया था? एक बार और कर लो। 8 7 7 दूनी 14 15 2 17, हासिल आई 1 4 और 1 5 6 5 11 117 यूनिट। 117 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी? 70200 रुपये। क्योंकि तीनों में इतने अनुपात में है तो तीनों को जोड़ेंगे तो इतना यूनिट आएगा, और तीनों का मिला के रुपए में कितना है? इतना। 9 से कट जाता है 7 2 9, तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 600। एक यूनिट की वैल्यू 600। पूछा है उसने सी का हिस्सा। सी का हिस्सा एक्चुअल में है कितना? तो आप कहेंगे सी का हिस्सा 47 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू 600 तो 47 यूनिट की वैल्यू 47 × 600। 00 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 28, 28200 इसका राइट आंसर है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हो सकता है आपने पहले कभी ना किया हो, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, यदि एग्जाम में आ गए, आपने इनकी प्रैक्टिस की है, तो यकीन मानिए आप चुनिंदा उन 0.1% एक स्टूडेंट में होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में हैं तो जरूर बनाने की कोशिश करें। टाइम लेकिन चेक करके, ऐसा नहीं कि 15 मिनट यही क्वेश्चन बना रहे हैं। टाइम लिमिट में ऐसे क्वेश्चन को यदि आपने सॉल्व कर लिया एग्जाम में तो आप बहुत बच्चों से एज में हैं, आगे बढ़ गए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात इतना है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना, वो कितना है? 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जा रहे हैं, बॉयज चले गए, 10 बॉयज चले गए, 10 चले गए, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जा रहा है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:1 हो जा रहा है। ये बताओ
पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे ये निकालना है। ये बताओ, बॉयज तो जा रहे हैं ना, गर्ल्स का क्या? गर्ल्स गई हैं क्या? तो आप कहेंगे गर्ल्स नहीं गई सर। मतलब पहले जितनी लड़कियां थीं उतनी लड़कियां बाद में भी हैं, क्योंकि कोई लड़की पार्टी छोड़ के नहीं गई, सिर्फ बॉयज ही पार्टी छोड़ के गए हैं। कितने बॉयज? 10 बॉयज। लड़कियां कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं गई, लेकिन लड़कियां भी कम हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? लड़कियां तो नहीं जा रही, लड़कियां तो वहीं हैं, उतनी ही हैं। तो सर यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ भी 3 यूनिट होना चाहिए। 3 यूनिट बनाने के लिए 3 का गुणा कर देते हैं ना, तो कितना आ गया बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो? 5:3 था। अब कितना आ गया? 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो गर्ल्स कोई नहीं जा रही, गर्ल्स तो उतनी की उतनी हैं, सिर्फ कौन जा रहा है? बॉयज़। नंबर में कितने बॉयज़ चले गए? 10। और यहां यूनिट में कितने जा रहे हैं? 5 से 3 हो गए, 2 यूनिट चले गए, 2 यूनिट चले गए। और नंबर में कितना गए हैं? 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2 पंचे। तो आपको क्या निकालना है? पार्टी में कुल कितने व्यक्ति, टोटल कितने लोग थे? 5 यूनिट बॉयज थे, 3 यूनिट गर्ल्स थी। टोटल 5 3 8 यूनिट था। 8 पंचे कितना आ गया? 40 थे। हॉस्टल वार्डन में पूछा गया है, 10 साल पहले का हॉस्टल वार्डन में पूछा गया है। तो यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम इजी क्वेश्चन ही आएंगे। ये देखिए इजी ही है, लेकिन 10 साल पहले से कंपेयर कीजिए ना, आज से कंपेयर कर रहे हैं, आज भी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। 10 साल पहले ऐसा था। तो अभी आप सोच सकते हैं लेवल हो सकता है बहुत हार्ड आए या हो सकता है बहुत सिंपल आ जाए, लेकिन अपन को हर लेवल की तैयारी करके जानी है, क्योंकि हम जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां पे 6 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। सबसे कंपटीशन तो है नहीं, 6 लाख में सभी 6 लाख तो सीरियस है नहीं, लेकिन 1 लाख या 50,000 या 20,000 जो बच्चे हैं ना वो सीरियस हैं, और हमारा कंपटीशन उन्हीं से है और बहुत पढ़ाई हो रही है। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। इसको बनाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, सीपीएम याद है कैसा? 5:3 है, अब हो गए 1:1। कब? ये बॉयज ये गर्ल्स। बॉयज 10 चले गए, लेकिन लड़कियां एक भी नहीं गई, तो 0। 5 एकम 5, 3 एकम 3, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट। यहां पे 3 एकम, ये कितना आया? 1 शून्य 0। 10 एकम 10 माइनस 10 एकम कौन सा 10? माइनस का 10। 10 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 10। 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो टोटल कितना? 5 3 8 यूनिट की वैल्यू 8 पंचे 40। यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का ये रहा। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं तथा 10 पैसे के हैं ना। आप कहेंगे हाँ, उनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 5:9:4 में। 5:9:4 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के यदि 5 सिक्के होते हैं, सिक्के कितने हैं मान लेते हैं x, इतने सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5 पंचे 25, 250 x रुपए हो जाएंगे, इतने पैसे हो जाएंगे। 25 निया 225, 10 चौक 40x। ये तो रुपए में हो गया। यहां कितना दिया है? कितने रुपए का है? 206 रुपए दिया है ना। ये तो हमने पैसा लिया, 50 पैसे के 5 तो कितने? 250। तो हम भी पैसा ले लेते हैं। कितना आया? 5 4 2 6 5 11, हासिल आई 1 4 और 1 5 4 9।
915x की वैल्यू किससे जाएगा? 5 से कटा लिया, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15। अच्छा देखो एक बार, ये 40, ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है। 5 से किया, 5 आया, 4 5 6, 5 11, हासिल आई 1, 2 2 4 और 1 ये 5। 5 से कटा लेते हैं, 5 बार 5 इंटू 103 नहीं हो जाएगा x। हमने कुछ नहीं किया, इसको ना 5 के उसमें तोड़ के रख दिया। क्यों? क्योंकि 103 दूना 206, 5 चौक 20, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो क्या पूछा है? विभिन्न सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी आएगी भाई? 5x, 9x और 4x। तो 5 चौक 20, 200, 9 चौक 36 और 4 चौक 16। कितने सिक्के आ गए? 200, 360 और 160। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे साथ साथ बाकी के क्वेश्चंस भी करते गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में मिलते हैं, जहां पे अपन ऐसे ही अगले क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।